प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ और सबसे पहले बात करेंगे उन्नाव की। उन्नाव में तेज रफ्तार वाहनों से मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा नियमों की दिन प्रतिदिन पोल खोलती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ माकी थाना क्षेत्र के गांव गमानी खेड़ा निवासी वृद्ध महिला मीरा सिंह को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला को घायल अवस्था में CSC मियागंज ले जाया गया और जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला के पति की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है और महिला की मौत से उसके बच्चों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। तो वहीं बता दें कि आसीवन थाना क्षेत्र के नंगा खेड़ा में प्राइवेट स्कूल की इको ओमनी वैन तेज रफ्तार के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वैन में सवार दर्जनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि लॉर्ड विद्या पब्लिक स्कूल के बच्चों ने चालक के खिलाफ तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने को लेकर शिकायत की थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते घटना घटित हुई। उन्नाव से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि जहां एक तरफ माखी थाना क्षेत्र के गांव गमानी खेड़ा निवासी वृद्ध महिला मीरा सिंह को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला को घायल अवस्था में CSC मियागंज ले जाया गया और जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला के पति की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है और महिला की मौत से उसके बच्चों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। वहीं बता दें कि आसीवन थाना क्षेत्र के नंगा खेड़ी प्राइवेट स्कूल की इको ओमनी वैन तेज रफ्तार के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वैन में सवार दर्जनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं और लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने चालक के खिलाफ तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने को लेकर शिकायत की थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते घटना घटित हुई। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भानु फोन लाइन पर जुड़े हैं। भानु, एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल प्रियंका, बता दें लगातार परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर के लोगों को जागरूक किया जाता है, रैलियां निकाली जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद में भी सड़क सुरक्षा नियमों को खुलेआम पोल खुलती हुई दिखाई पड़ रही। देर कल सुबह एक तेज रफ्तार बाइक सवार बुलेट सवार ने एक वृद्ध महिला जो विधवा महिला थी जिनकी उम्र लगभग 50 से 60 के आसपास की होगी, उनको अचानक जबकि वो सोच के लिए जा रहे थे उनको टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो गंभीर रूप से वो घायल हो गई। वहीं बाइक सवार मौके से छोड़कर उनको फरार हो गया और घायल अवस्था में उस महिला को जो मीरा सिंह है, जिनकी विधवा है, जिनके पति करीब 4-5-6 साल पहले भी उनकी मौत हो चुकी है हार्ट अटैक से, क्योंकि वो भी एक PWD विभाग में कार्यरत थे और उनके 4 बच्चे, जिसमें एक बेटी शादी हो चुकी, 2 बेटे और एक बेटी छोटी बेटी है। 3 बच्चों का मतलब बिन माँ बाप के ये बच्चे हुए और उस गंभीर अवस्था में उस महिला मीरा सिंह को जब CSC मियागंज ले जाया गया तो वहां पर इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली और दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि ये घटना माकी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सलेमपुर की है, वहीं आसीवन थाना क्षेत्र के नंगा खेड़ा में लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है, जहां पर इको वैन बच्चों को स्कूल ले जा रही थी और कुछ दिन पूर्व बच्चों ने स्कूल प्रबंधन की जो प्रधानाचार्य उनके खिलाफ शिकायत की थी कि ड्राइवर तेज रफ्तार से गाड़ी रोड पे गाड़ी दौड़ाता है, जिसको लेकर शिकायत भी की थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन की लापरवाही चलते हुए उस ड्राइवर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और कोई उसको सबक नहीं सिखाया गया। उसके नतीजा अगले दिन देखने को ये मिला कि वही इको वैन अनियंत्रित होकर के एक खड्ड में जाकर पलट गई, जिसमें करीब 1 दर्जन बच्चे थे और अध्यापक भी थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से करीब 3 से 4 बच्चे गंभीर हालत में उन्होंने CSC मियागंज से जिला अस्पताल रेफर किया गया। उसमें कुछ बच्चों को कानपुर ट्रामा सेंटर हाईलाइट भी रेफर किया गया था। प्रियंका, भानु, मृत महिला के परिजनों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, मृतक महिला के परिजनों की बात करो तो उसका पति की मौत 5-6 साल पहले हो चुकी है और उसका एक उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिसमें एक बड़ी बेटी शादी हो चुकी थी और 2 बेटे जो कि अभी एक मृतक जो उनके पिता थे उनके ही मृतक आश्रित उनके स्थान पर नौकरी उसके 4th ग्रेड में PWD विभाग में जॉब मिला था। वहीं उसकी माँ जो है वो थोड़ा काफी जब पति की मौत के बाद से बहुत
स्तब्ध रहती थी, दुखी रहती थी, परेशान रहती थी। उसको लेकर कल सुबह अब अनियंत्रित एक अज्ञात वाहन से टक्कर होना एक ऐसा घटना है कि इस मामले में कुछ पुलिस ने फिलहाल अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन घटनास्थल से जो कि गाड़ी थी, जो बाइक सवार था, वह घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। उसका पीछा भी किया गया, लेकिन वह किसी के हाथ से नहीं लग सका। भानु, अगर बात करें स्कूल प्रबंधन की कि उसकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया? स्कूल प्रबंधन की मैं बात करूं तो मैंने पहले ही कहा कि ड्राइव चालक के खिलाफ बच्चों ने स्कूल प्रबंधन में शिकायत की थी, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही ही कहेंगे कि उन्होंने उस ड्राइवर चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कोई उसको सबक नहीं सिखाया, कोई पनिशमेंट नहीं दिया, जिसको लेकर के उसका नतीजा अगले दिन उन बच्चों को भुगतना पड़ा जो बच्चे स्कूल इको वैन जाते थे। क्योंकि इको वैन चालक बताया जा रहा है कि वो काफी तेज रफ्तार से गाड़ी को भगा रहा था और सीएनजी की गाड़ी थी और वो अनियंत्रित होकर टकरा करके एक खड्ड में जाकर पलट गई, जिसमें काफी बच्चे गंभीर घायल भी। लेकिन स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। प्रियंका, चलिए भानु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। चलो आगे बढ़ेंगे अगली खबर पे। Q21 टेक क्यों। अब बात करेंगे रतलाम की। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक विक्रमगढ़ आलोट रेलवे स्टेशन के पास समपार फाटक 3 दिनों के लिए बंद रहेगा और जिसके संबंध में वेस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा एक पत्र जारी किया गया। आवागमन कर रहे आमजन की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए समपार फाटक 2:20 पर लोगों का आना जाना रहेगा, जिसके लिए संबंध में एक प्रति पुलिस थाना आलोट और नगर परिषद को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि 21 नंबर समपार रेलवे फाटक से प्रतिदिन हजारों वाहन आवागमन करते हैं, लेकिन यहां पर किसी प्रकार का अंडर ब्रिज या फ्लाईओवर नहीं होने से आम जन को हमेशा से ही परेशानी उठानी पड़ती है। करेंगे रतलाम से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि 3 दिन के लिए दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक विक्रमगढ़ आलोट रेलवे स्टेशन के पास समपार फाटक 3 दिनों के लिए बंद रहेगा। तो वहीं बता दें कि जिसके संबंध में वेस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और आवागमन कर रहे आमजन की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए समपार फाटक नंबर 20 पर लोगों का आना जाना रहेगा और जिसके संबंध में एक प्रति पुलिस थाना आलोट और नगर परिषद को उपलब्ध कराई गई है। चलो आगे बढ़ेंगे अगली खबर पे। नहीं बाइट लेंगे पहले तो 2 से 3 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे। कौन से यूनिट काम कर रही है यहाँ पर गेट पर? चौमेला से 10 नंबर यूनिट है जो काम कर रही है और 12 यूनिट भी है। अच्छा, जल्दी से जल्दी मतलब 3 दिन का समय क्या उससे पहले भी हो जाएगी? हाँ, जहाँ तक हम 2 दिन में करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है तीसरा दिन भी लग जाए। सर पर बीसीएम ग्रुप यहाँ बीसीएम ग्रुप का काम चल रहा है, क्योंकि गहरी चनाई होती है। इसमें क्या है, हमारा ट्रैक को लचीलापन चाहिए। इस लचीलेपन के लिए इसकी गहरी चनाई करना, इसलिए गेट बंद करिए और गेट पे ऐसी मिट्टी भरी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें कहा कि हमने नवगठित सरकार का पहला निर्णय लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने नवगठित सरकार का पहला निर्णय लिया है और कोरोना काल में प्रधानमंत्री अन्न योजना शुरू हुई थी। तो वहीं पर सीएम योगी ने कहा कि देश की 80 करोड़ जनता को इसका लाभ मिलेगा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि मंत्री सुरेश खन्ना, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी के जरिए कहा गया कि हमने नवगठित सरकार का पहला निर्णय लिया है और साथ ही कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री अन्न योजना शुरू हुई थी। देश की 80 करोड़ जनता को इसका लाभ मिल रहा है। तो वहीं पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहे। और अगर बात करें अन्य मंत्रियों की, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री सुरेश खन्ना और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। करेंगे आपको बता दें कि सीएम योगी के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने कहा कि हम नवगठित सरकार का पहला निर्णय लिया है। तो वहीं पर साथ में ये भी कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री अन्न योजना शुरू हुई थी। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की मीटिंग करने के बाद लोक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। साथ ही साथ मंत्री सुरेश खन्ना और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने नवगठित सरकार का पहला निर्णय यह लिया है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री योजना जो शुरू की गई थी उसे आगे भी चलाया जाएगा और देश की 80 करोड़ जनता को इसका लाभ भी मिल रहा है। और उन्होंने कहा कि अगले 3 महीनों तक प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को यह लाभ मिलता रहेगा और हमारी पहली कैबिनेट ने यह निर्णय लिया। हालांकि जिस तरह से राशन का रिएक्शन जो है यूपी में देखने को मिला, क्योंकि अगर बात करें बसपा सपा और बीजेपी की, तो जिस तरह से राशन को लेकर जो गरीब मतदाता थे, जो गरीब लोग थे, चाहे जिस समुदाय के लोग थे, उन्होंने बीजेपी का पूरा मान रखा। राशन को लेकर जो है उन्होंने जो है अपना मत भी दिया बीजेपी को और यही वजह रही कि बसपा जो है खत्म हो गई और उसका वजूद भी खत्म हो गया। ऐसे में जो है बीजेपी को यह लग रहा है कि राशन का जो रिएक्शन है वो आगे भी चलता रहेगा और 2024 के चुनाव है, 2024 के चुनाव में भी पूरी तरह से हावी होना है और यही वजह है कि अगले 3 महीने तक और भी राशन बढ़ाने की संस्तुति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। वहीं दूसरी तरफ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में कानून का राज होगा, जो गुंडा माफिया हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जाएगी, साथ ही साथ विकास के नए आयाम भी तय किए जाएंगे। जी चलिए आसिफ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहिए अगली खबर के लिए। अब बात करेंगे दोबारा से लखनऊ की। सपा प्रदेश अध्यक्ष आपको बता दें कि नरेश उत्तम ने प्रेस वार्ता की और सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र को बीजेपी ने कलंकित किया है और देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में धन बल बाहुबल का दुरुपयोग हुआ है। जीतने वाले हारे गए और हारने वाले जीत गए। मतगणना में सपा उम्मीदवार बड़े वोटों से जीत रहे थे और जानबूझकर सपा को हराया गया। बहुत बड़ी बेरोजगारी बढ़ी और किसानों की कोई परवाह नहीं है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने प्रेस वार्ता की और सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को विधायक दल नेता चुना गया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में सम्मति से अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है। जी बिल्कुल, बता दूं कि आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो जीते विधायक है उनकी एक बैठक की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अखिलेश यादव को विधानमंडल दल का नेता चुना जाए और इसके बाद जो है नेता चुने जाने के बाद सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है। लोकतंत्र को और वहीं एक बड़ा हमला भी बोला कि भाजपा ने लोकतंत्र को कलंकित किया है और प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में धन बल बाहुबल का दुरुपयोग हुआ है और जीतने वाले हार गए हैं, हारने वाले जीत गए। मतगणना में सपा उम्मीदवार बड़े वोटों से जीत रहे थे लेकिन उन्हें जानबूझकर हराया गया है। यह तो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का यह बयान था, लेकिन अगर बात करें आंकड़ों की तो आंकड़ों में लगातार जो है बीजेपी के ज्यादातर उम्मीदवार जीते हैं। अगर बेईमानी की अगर बात करें तो जिस तरह से नरेश उत्तम ये आरोप लगा रहे हैं कि मतगणना और काउंटिंग में जो है बेईमानी की गई, बीजेपी ने धनबल का प्रयोग किया है, तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के कद्दावर नेता जो है हार गए हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य सिराथू सीट से उनको हार का सामना करना पड़ा। अगर बेईमानी की बात होती तो उनको भी जिता दिया जाता। साथ ही साथ कई ऐसे नेता हैं, अगर बात सुल्तानपुर जिले की करें तो ताहिर खान सपा नेता है और वह 122 वोटों से जो है अपने विपक्षी भाजपा को हराकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। तो जो ये आरोप लगाया जा रहा है नरेश उत्तम द्वारा कि इसमें जो है बेईमानी की गई, धनबल बाहुबल का प्रयोग किया गया, ऐसे जो है आरोपों को जनता नकार चुकी है। क्योंकि अगर बात करें जातीय समीकरण पर तो चुनाव के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव वन मैन आर्मी बनकर जो है चुनाव लड़ते थे, भीड़ देखकर या गदगद हो जाते थे कि उनकी सरकार आ रही है। लेकिन अगर
जमीनी हकीकत की बात करें तो उन्होंने ना तो ओम प्रकाश राजभर को आगे किया, ना ही शिवपाल यादव को आगे किया, चुनाव पर मैदान में उतारा, और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मैदान में नहीं उतरा। ऐसे में जो वोटों का समीकरण था, जो वोटों का प्रतिशत बढ़ना था, वह नहीं बढ़ पाया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने जातिगत आंकड़ों को साधते हुए सभी समुदाय के लोगों को चुनाव मैदान में उतार दिया था, और जिसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। वहीं बसपा का वोट बैंक भी खिसक कर बीजेपी में चला गया, और जो है और जिसका सीधा तौर पर बीजेपी को जो है फायदा मिला और सरकार बनी है। अगर यह बीएसपी का वोट बैंक न खिसका होता तो शायद सपा की सरकार बन सकती थी। जी चलिए आसिफ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए, और हमारे साथ बने रहिए। और अवधेश प्रसाद जी के प्रस्ताव का अनुमोदन वरिष्ठ माननीय विधायक श्री आलम बदी साहब ने किया है, और अवधेश प्रसाद जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन आलम बदी साहब के साथ साथ सभी निर्वाचित माननीय विधायक गणों ने किया है। और विधानमंडल दल के नेता का प्रस्ताव वरिष्ठ माननीय विधायक श्री लालजी वर्मा जी ने विधानमंडल दल के नेता का प्रस्ताव किया है। लखनऊ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि एसटीएफ फील्ड इकाई और मेरठ के जरिए थाना उझानी जनपद बदायूं क्षेत्र से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यों को आपको बता दें कि अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। अभी सूचना संकल्प के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उड़ीसा से अवैध मादक द्रव्य पदार्थ गांजा की तस्करी कर रहे थे, जो वहां से आने वाले ट्रकों कैंटरों में लाए जा रहे सामान में छिपाकर लाते थे और कासगंज, एटा और दिल्ली एनसीआर आदि क्षेत्रों में गांजा बेचते थे। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग जुड़े हुए हैं। आसिफ, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, बता दूं प्रियंका की एसटीएफ मेरठ इकाई ने बड़े अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, और इस मामले में पुलिस को 396 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत इसकी करोड़ों रुपए आंकी जा रही है, और इस मामले में पुलिस ने अरबाज खान को गिरफ्तार किया है, फहीम खान को गिरफ्तार किया है, और एक ट्रक बरामद हुई है जिसमें जो है 396 किलोग्राम गांजा भरा था, और इसे जो है कासगंज ले जाया जाना था, जिसे पुलिस ने जो है रास्ते में दबोचा, और यह गांजा जो है उड़ीसा से लाया जा रहा था, और ट्रक से कासगंज, एटा और दिल्ली एनसीआर आदि क्षेत्रों में इसकी सप्लाई होनी थी, जिसे पकड़ लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं एसटीएफ टीम ने उझानी में सासवान रोड पर जो है और भी नाकेबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरह से उड़ीसा से गांजा लाकर यूपी के अलग अलग शहरों में बेचा जाता था, उस पर भी अब एसटीएफ की पैनी नजर हो गई है, और इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। हालांकि दोनों आरोपियों को अब पुलिस जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है, और आगे की तहकीकात भी शुरू कर दी है। जी प्रियंका। चलिए आसिफ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में वरिष्ठ विधानसभा सदस्य रमापति शास्त्री को नवगठित विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के लिए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, और इसके साथ ही नई विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन में शपथ दिलाने के लिए नामित विधानसभा सदस्य सुरेश कुमार खन्ना, जय प्रताप सिंह और रामपाल वर्मा और माता प्रसाद पांडे को भी शपथ ग्रहण करवाई गई। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में मुख्यमंत्री सीएम योगी को शपथ दिलवाई।
लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे और प्रदेश कार्यालय विधायकों के साथ जयंत चौधरी की बैठक हुई। बता दें कि विधायक दल का विधायक चुना गया है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी लखनऊ पहुंचे और प्रदेश कार्यालय विधायकों के साथ जयंत चौधरी की बैठक की गई। तो वहीं पर विधायक दल का विधायक चुना जाना है, जिसको लेकर ये बैठक की गई। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी लखनऊ पहुंचे और प्रदेश कार्यालय विधायकों के साथ जयंत चौधरी ने ये बैठक की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।